वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया एक फेमस नॉवल सिलियस मेरिनर। सिलियस मेरिनर इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी एग्जाम्स लाइक नेट एग्जाम्स, MA and BA and in other exam it is more important। जॉर्ज इलियट का लिखा गया नॉवेल्स में से ये फेमस नॉवल है। और जॉर्ज इलियट विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं और उनके फेमस नॉवेल्स में से ये एक नॉवल है। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ, जो ऐसे हैं कि जहाँ पे ये सेटिंग की गई है इस नॉवल की, वहाँ के लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं, थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं और वो लोग कुछ चीज जानने के बजाय वो खुद ही अपने आप के मन से बातें गढ़ लेते हैं। जैसे किसी में कुछ क्वालिटी है तो वो सोचते हैं इसकी इविल क्वालिटी की वजह से है। किसी ने अच्छा धन कमाया तो सोचते हैं कि शायद ही किसी फोर्स से, किसी पावर से, कोई ऐसी पावर जो अननोन है उस पावर से ये पैसा कमा लेता है, इससे इसको टैलेंट है। वो अपने आप से मन गढ़े जाते हैं और जल्दी से वो किसी एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ये लोग होते हैं। तो इसकी स्टार्ट करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन लाइक दैट। Mariner by George Eliot. Silas Mariner, the Weaver of Revolve, is the third novel by George Eliot. It was published in 1861, an outwardly simple tale of a linen weaver. The novel is notable for its strong realism and its sophisticated treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialization to community। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। इसकी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है लेकिन ट्राई करती हूँ बताने की इन शॉर्ट वे। मतलब मेरा मकसद यही है कि मतलब आपको ज्यादा टाइम ना लगे किसी चीज को पढ़ने में, इसलिए मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। फर्स्ट जानते हैं इसके कैरेक्टर में इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है वो है सिलियस मेरिनर, जो लेंटर्ड यार्ड नामक जगह पे रहता है। लेंटर्ड यार्ड नामक जगह पे रहता है और उसका एक दोस्त रहता है विलियम डेन। ये एक धार्मिक आदमी रहता है और गॉड से जुड़ा हुआ आदमी रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये विलियम डेन इससे दगा कर देता है, इसलिए इसको भगवान से विश्वास उठ जाता है और ये जाके किसी दूसरी जगह पे रहने लग जाता है जहाँ पे व्यूवर्स रहते हैं। व्यूवर्स जो मतलब बुनते हैं ना कपड़ा वगैरह, तो उस टाइम पे मेन जो ऑक्यूपेशन रहता है वो व्यूवर्स का ही रहता है। तो वहां पे जाके रहने लग जाता है और वहां पे जाके रह के इसका मेन मकसद यही रहता है कि विविंग करके बहुत सारा पैसा कमाए। और बहुत सारा पैसा कमाते कमाते ये सोना भी कमाता है, बहुत सोना अर्न करता है। तो जो लोग मैंने पहले बताया है कि यहाँ के लोग अपने आप से ही जोड़ लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो सोचते हैं कि शायद इसके पास भी एक इविल पावर है, इस वजह से ये इतना पैसा कमा लेता है। और इसके पास ये जो टैलेंट है विविंग का, मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल विविंग करता है ये, उसका जो टैलेंट है वो भी एक अननोन पावर की वजह से है। तो ये किसी से मिलता जुलता नहीं है और क्योंकि इसके साथ पहले ही विलियम डेन ने जो दगा कर लेता है, इसलिए इसको लोगों से, भगवान से, किसी से कोई कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं रहती है। ये अकेला रहता है बहुत दूर सुनसान जगह में, जहाँ पे सिर्फ विविंग करता है और पैसा कमाता है। पैसे से फिर वो सोना अर्न करता है और सोना अर्न करके वो कहीं जगह पे छुपा देता है। और जब वो खाना खाने बैठता है तो वो सोने को देख देख के खुश होता है। वो सोना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो सोना उसके लिए कोई दूसरा आदमी उसकी जगह नहीं ले सकता है। सोना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता। वो तो खाना जब खाता है तो शांति से उस सोने को देखता है, कॉइंस गिनता है और वापस रख देता है। और खुशी होती है उसके अंदर ही अंदर कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इतना सब कर रहा हूं। फिर उसके बाद में एक स्क्विर कैट नाम का आदमी रहता है, जो बहुत पैसे वाला आदमी रहता है और बहुत अच्छा धनी आदमी, बहुत रेपुटेटेड आदमी रहता है। इसका एक बेटा रहता है गॉडफ्रे। ये शादी करके रहता है मोली नाम की एक लड़की से, जो एक बिलो लेवल क्लास लड़की रहती है, जिसकी एक बेटी, इन दोनों के एक बेटी भी रहती है। और ये लेकिन इसकी शादी के बारे में किसी को बताता नहीं, क्योंकि इसका जो फादर है वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसका फादर चाहता है कि वो नैन्सी गॉडफ्रे नाम लड़की से शादी करे, जो बहुत रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती है। तो गॉडफ्रे इसको नहीं बताता, किसी को नहीं बताता कि मैंने शादी कर ली मोली नाम के लड़की से और मेरे एक बेटी भी है। लेकिन इसका जो भाई रहता है डनसन, इसको पता रहता है। तो ये क्या रहता है, अपने राज को छुपाने के लिए इसको पैसे देते रहता है कि तुम मेरे राज को छुपाए रखो, मैं तुम पैसे दूंगा। पैसे देते देते इस गॉडफ्रे के पैसे खत्म हो जाते हैं एक दिन, और डनसन जो है पैसे ले लेके अपनी लाइफ एंजॉय करता है। तो इसका ना
स्वभाव भी ऐसा रहता है, पैसे उड़ाना, ऐश करना, ये सभी इसका स्वभाव रहता है। अभी फिर गॉडफ्रे क्या करता है कि बोलता है कि अभी मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, मेरे पास एक घोड़ा है, तुम उस घोड़े को बेच के आओ और जो पैसे होंगे मैं उसमें से तुम्हें कुछ दूंगा, और लेकिन किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें घोड़ा बेचने के लिए दिया है। डनसन जाता है घोड़ा बेचने के लिए, लेकिन जाने के टाइम पे रास्ते में इसकी केयरलेस की वजह से वो घोड़ा मर जाता है। और मर जाने के कारण वो क्या करता है कि उसको सिलियास मेरनर की एक कॉटेज दिखती है, वो उसमें घुस जाता है और घुस के देखता है कि ये, मतलब उसको पता तो रहता ही है कि ये बहुत पैसा कमाता है, तो इसके पैसे को खोजता है और वहां पे सिलियास मेरनर बाहर गया होता है। इस अपॉर्चुनिटी का डनसन पूरा फायदा उठाता है और उसके सारे सोने निकाल के ले जाने लगता है। ले जाते टाइम पे वो ठोकर खा के गिर जाता है और वो स्नो के नीचे दब जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है और उसका सोना भी वहीं बेहोश होता है। तो किसी को नहीं मिलता डनसन कहाँ गया है। गॉडफ्रे उसका इंतजार करता रहता है कि डनसन जब भी आएगा तो कुछ अच्छी न्यूज लेके आएगा, लेकिन नहीं आता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो नहीं आता है तो भी वो स्क्वायर को नहीं बताता है कि मेरी ऐसे ऐसे शादी हो गई है। फिर उसके बाद में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर नैन्सी गॉडफ्रे भी आती है। वो गॉडफ्रे नैन्सी को बहुत इग्नोर करता है, तो ये सोचती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे अभी इग्नोर कर रहा है, तो बाद का मुझे इसके साथ में कुछ अच्छा रिलेशन नहीं रह पाएगा, इसलिए वो इससे अलग रहना चाहती हैं। फिर बाद में वो जो लड़की रहती है मोली और उसकी बेटी, ये उस टाइम पे बहुत ठंड रहती है और ये सोचती है कि मैं जाके और गॉडफ्रे के राज के बारे में बता दूं ताकि मैं अच्छी लाइफ जी सकूं, क्योंकि बेचारी छुपी छापी जी रही थी, किसी के बारे में वो किसी को उसके बारे में पता नहीं था, बेटी भी थी, कहाँ ले लेके फिरती वो उसको। तो बताने के टाइम पे वो जब जाती है लेकिन वो जा नहीं पाती क्योंकि उसको अफीम की लत रहती है, तो वो अफीम लेती है और ठंड के कारण क्या करती है, सिलियास मेरनर की कॉटेज के बाहर रोशनी दिखती है तो वो तो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और जो बेटी है वो थोड़ा थोड़ा चलते चलते उसके अंदर चली जाती है और जहां पे आग जलती रहती है वहां पे जाके सो जाती है। फिर सिलियास मेरनर जब बाहर गया हुआ था वो अंदर आता है और देखता है कि गोल्डन गोल्डन कुछ दिखता है उसको, तो वो देखता है कि शायद मेरा सोना कोई वापस छोड़ गया होगा। इससे पहले एक कहानी ये होती है कि जो ये इसका सोना खो जाता है तब वो फर्स्ट टाइम लोगों से कनेक्ट होता है कि मेरा सोना ऐसे खो गया है, तो लोग इसके लिए सिंपैथी भी रखते हैं और इससे कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये जब वो जाता है लोगों के इससे कनेक्ट होने के लिए तो रेनबो पब नामक जगह पे जाता है। कहाँ पे जाता है? रेनबो पब नामक जगह पे। तो फिर जब वो देखता है कि नेक्स्ट आते हैं उसको कहानी पे, ये कहानी यही को कनेक्ट होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आते कहानी पे कि वो सोए हुए एक लड़की को देखता है, छोटी बच्ची को, जो देखता है बाहर आके कि ये कहाँ कैसे आई, तो देखता है बाहर मोली पड़ी हुई है, तो देखता है कि वो सर्दी के कारण मर गई है, सर्दी बहुत थी इसलिए वो मर गई है। तो वो उस पार्टी में जाता है, स्क्वायर केस की पार्टी में जाता है और एक डॉक्टर को लेके जाता है। गॉडफ्रे देखता है कि कौन लड़की को लेके आया, शायद कोई लड़की मर गई है, देखता है वो मोली है। फिर वो मोली के बाद में उसको सच्चाई बता देता है कि ये मेरी वाइफ थी, लेकिन स्क्वायर केस को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इससे मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। और वो डनसन भी पता नहीं कहाँ है, वो भी आया नहीं है, उसकी भी कोई खबर नहीं है, मैंने उसको ऐसे घोड़ा बेचने को दिया है, ये किया है। तो स्क्वायर केस उसको बहुत डांटता है कि मेरी अभी स्थिति थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए था। फिर सिलियास मेरनर क्या होता है कि उस लड़की का नाम निकालता है एप्पी और उसको अच्छे से पालने लग जाता है। गॉडफ्रे ये चीज सिलियास को नहीं बताता है कि मेरी बेटी है ये, लेकिन उस पर ध्यान हमेशा रखता है कि वो एप्पी का अच्छे से ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है। फिर एक लड़की रहती है डोली, जो फर्स्ट औरत रहती है, फर्स्ट लड़की रहती है जो सिलियास मेरनर से बहुत सिंपैथी रखती है, आती जाती है, इससे कनेक्शन रखती है। इसका एक बेटा रहता है एराउंड जो एप्पी से शादी करना चाहता है। एप्पी लेकिन उससे शादी करना चाहती है पर वो बोलती है कि मैं मेरे पिता को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे पिता के साथ ही रहूंगी। इसलिए वो एराउंड से शादी करने के लिए पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जब वो एराउंड बोलता है कि मैं मतलब उसके पास रहने के लिए हाँ बोल देता है, तो वो उससे शादी कर लेती है, क्योंकि एनी हाँ वो अपने फादर को छोड़ के एप्पी कहीं दूर नहीं जाना चाहती। वो अपने फादर से बहुत डेडिकेशन रखती है। फिर बाद में नैन्सी को, फिर जब ये एप्पी बड़ी हो जाती है 18 साल की, उसके बाद का ये कहानी है। फिर जब गॉडफ्रे सोचता है कि मैं नैन्सी को सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन नैन्सी को सोचता है कि मैं बता दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके कोई बेटी नहीं, बच्चा नहीं होता है नैन्सी से। फिर एक वो उसको एडॉप्ट करने के बोलता है, एप्पी को एडॉप्ट कर लो, लेकिन नैन्सी मना कर देती है कि हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तो हम किस्मत से खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा गॉड का डिसीजन के खिलाफ जाना होगा, इसलिए हम उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि वो एक दिन हिम्मत करके उसको
बता ही देता है कि ऐसे एप्पी मेरी बेटी है और मैं मोली से शादी करा था, वो मर गई थी, और ये एप्पी मेरी बेटी है। सिलियास मैंने इसका बायोलॉजिकल फादर, नियम में उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ, और ये मेरी बेटी है, तो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि हमारे बच्चा भी हो जाए। तो नैन्सी, वो पहले तो सोचते शायद नैन्सी का ऐसा रहेगा कि उसको छोड़ के जाएगी, लेकिन नैन्सी का जो एटीट्यूड रहता है वो बोलता है कि ये चीज तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, ताकि हम इसका पालन पोषण और अच्छे से कर लेते और हम हमारे पास में रख सकते हैं, उसको एक अच्छी लाइफ दे सकते थे। फिर उसके बाद में वो इसको अडॉप्ट करने के लिए जब जाते हैं तो सिलियास मैनर ये चीज सुनते ही बहुत सदमा लग जाता है उसको, और वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो सारा फैसला एप्पी के ऊपर डाल देता है। एप्पी बोलती है कि मैं मेरे फादर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो गॉडफ्रे को गुस्सा आता है कि फादर तुम्हारा वो नहीं है, मैं हूं। तो वो बोलती है चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे को जो पाला है वही मेरा फादर है, मैं इसी के साथ रहूंगी। गॉडफ्रे इस चीज से बहुत दुखी हो जाता है, उससे सिलियास से वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो एप्पी को ये चीज अच्छी नहीं लगती, और वो बोलती है कि मैं ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, कोई मेरे फादर से गलत बात करे तो मेरे फादर सिलियास मैनर, मैं इनके साथ ही रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्योंकि फिर वो एप्पी को पता लगता है उसकी मदर के बारे में, फिर वो सोचता है कि जितना मुझे पता लगा उसके अकॉर्डिंग सिलियास ही बेस्ट फादर है, तुम मेरे किसी एंगल से बेस्ट फादर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। फिर वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन गॉडफ्रे सोचता है कि और गॉडफ्रे क्या करता है कि इसके पालन पोषण में सिलियास को बहुत सारा पैसा भी देता है, कि ये मेरी, मतलब बताता नहीं है लेकिन ऐसे ही देता है कि बेटी के पालन पोषण के लिए। तो दुखी होता है कि मैंने इतना किया लेकिन मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं रहना चाह रही है। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि पानी खत्म हो जाता है, तो पानी खोजने के लिए लोग कहीं कहीं खुदाई करते हैं, तो खुदाई के अंदर डनसन की डेड बॉडी मिलती है, क्योंकि वो ठंड के मारे वो भी मर जाता है, उसका सोना भी मिल जाता है। सिलियास मैनर वो गॉडफ्रे जाके अपनी उसको फादर को बताता है कि डनसन ऐसे मर गया। उसके बाद बताता है फिर जाके डनसन की जब डेड बॉडी आती है और वो सोना वगैरह है वो सिलियास को ही दे दिया जाता है। फिर एप्पी और सिलियास दोनों अच्छे से लाइफ जीने लग जाते हैं। और लोग ऐसे सोचते हैं कि एप्पी की लाइफ में आने के बाद सिलियास की जो लाइफ है एक टर्निंग, अच्छा वाला टर्निंग लेती है, उसके लाइफ में मतलब बोलते हैं ना ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग लेके आती है। और ये एप्पी और सिलियास बहुत आपस में बहुत खुशी रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं, खूब हैप्पी लाइफ जीते हैं। सिलियास वापस रिलीजियस मैन बन जाता है, गॉड से कनेक्ट हो जाता है, और एप्पी की बहुत अच्छे से पालन पोषण करता है। फिर लास्ट जो एंडिंग यही होता है, ये सोचते हैं लोगों का सोचना और सिलियास का सोचना एक होता है कि एप्पी उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और एप्पी सोचती है कि मैं और मेरा फादर दुनिया के हैप्पी पर्सन है, दुनिया के वर्ल्ड के हैप्पी पर्सन है। तो यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू।